आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वो घबराई हुई ऑफिस में पहुंची। सब स्टाफ का ध्यान उसी की तरफ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गोरा मुखड़ा सब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने भी उसे एक निगाह देखा, फिर मैं अपने काम में लग गया। फिर जब ऑफिस की छुट्टी के बाद वो बाहर बाहर ऑटो का वेट कर रही थी, मैंने उससे कहा कि आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपको पिक कर दूं। पहले तो वो झिझकी, फिर बोली ठीक है चलिए, और वो दूरी बनाकर मेरे पीछे बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ छोड़ दूं? उसने कहा आगे से लेफ्ट। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे गेट पर छोड़कर आगे बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि अरे मैंने इसका नाम तक नहीं पूछा। कोई नहीं, कल पूछ लेंगे। और जैसे ही अगले दिन ऑफिस पहुंचा, पूरा स्टाफ मुझे शक की निगाह से देख रहा था। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर जब रवि ने कहा यार राहुल तुम तो छा गए, पहले दिन आते ही लड़की पटा ली। मैंने कहा रवि कैसी मानसिकता रखते हो? अगर किसी लड़की को उसके घर ड्रॉप कर दिया तो उसका मतलब गलत ही होगा क्या? यही सोच तो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अच्छा राहुल तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अपना काम करें। इतनी देर में वो लड़की भी आ गई और सब नॉर्मल होकर अपने अपने काम करने लगे। तभी पियोन आया और उस लड़की के पास आकर बोला राखी जी आपको सर बुला रहे हैं। तभी मुझे उस लड़की का नाम पता चला कि उसका नाम राखी है। फिर ऑफिस की छुट्टी के बाद मैंने उसे ड्रॉप करने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया कि कल मैं आपके साथ गई थी, तब लोग बातें बना रहे थे। लोगों की क्या है, वो तो छोटी मानसिकता के हैं। अगर आपको खुद सही नहीं लगता तो आप ना जाएं और लोगों की बातों से परेशान ना हो। फिर मैं बाइक पर बैठ गई। रास्ते में वो खामोश थी। मैंने कहा कि आप बहुत कम बोलती हैं, ऑफिस में भी आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। अच्छा बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? उसने कहा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है क्या? पहले तो वो खामोश रही, फिर बोली नहीं मैं अकेली ही रहती हूँ। मैंने हैरानी से पूछा पर क्यों? पहले तो वो चुप रही, फिर बोली कि ये बहुत बड़ी दास्तान है, आप सुनकर क्या करेंगे? ये कहकर वो बाइक से उतरकर अपने घर चली गई। मैं भी आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों मैं उस लड़की में इतना इंटरेस्टेड था और उसके बारे में जानना चाहता था। अगले दिन मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, पर आज वो ऑफिस नहीं आई। मैं छुट्टी के बाद उसके घर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने पाकर बहुत हैरान थी। मैंने कहा इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बैठने को नहीं कहोगी? फिर बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठ जाए मैं पानी लाती हूँ। पानी पीकर मैंने पूछा कि आज ऑफिस क्यों नहीं आई? वो बोली कि मुझे बुखार था। अच्छा तो फोन करके बता देती, मैं आ जाता। नहीं मुझे आदत है अकेले हैंडल करने की। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आप परेशान ना हो, मैं तो बस आपके हालचाल पूछने आया था। फिर मैं उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत उदास है। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम अकेले क्यों रहती हो? पहले तो वो चुप रही, फिर बोली मैंने किसी को भी अपनी जिंदगी के बारे में शेयर नहीं किया, पर तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं बहुत अच्छी जीवन जी रही थी। घर में मेरे भाई बहन, माँ बाबूजी सभी थे। हम सब लोग खुशी खुशी रहते थे। बाबूजी एक फैक्ट्री में फाइनेंस का काम करते थे। उनकी ईमानदारी का पूरी फैक्ट्री में चर्चा था। एक दिन बाबूजी सुबह सुबह कहने लगे कि आज हमारे मालिक के घर उनका बेटा विदेश से आया है। इस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है और फैक्ट्री के सभी वर्करों को सब परिवार बुलाया है। तुम सब भी तैयार हो जाओ, आज बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार पार्टी होगी। हम सब लोग खुशी खुशी जाने के लिए तैयार होने लगे और जब हम उस पार्टी में पहुंचे तो पता चला कि अमीरों की पार्टियां कितनी शानदार होती हैं। तभी फैक्ट्री मालिक ने अनाउंस किया कि ये पार्टी मैंने जिसके लिए रखी थी वो मेरा इकलौता बेटा यानी राम है, जो इंग्लैंड में फेमस बिजनेसमैन है। आज मैं आप सबसे मिलवाने के लिए सबको यहाँ बुलाया है। तभी एक बहुत हैंडसम नौजवान स्टेज पर खड़ा होता है। मैं कुछ देर उसे देखती रह गई। सभी तालियां बजाने लगे, फिर सब लोग खाना पीना करने लगे। सब इधर उधर टहल रहे थे। तभी वो लड़का यानी राम मेरे सामने खड़ा था
और मुझसे बोला, तुम कौन हो? मैं घबरा गई। मैंने कहा, मेरे बाबूजी आपकी फैक्ट्री में मुंशी हैं। वो बोला, मुंशी क्या होता है? मैंने कहा कि फाइनेंसर। बोला, अच्छा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने खुद को संभाला, फिर सब लोग घर वापस आ गए। फिर इसी तरह जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। फिर मैंने जैसे ही फाइनेंस की डिग्री हासिल की, तब बाबूजी बोले कि अब तुम मेरा काम संभालना, मुझसे अब ये हिसाब किताब नहीं होता। इस तरह आज मैं बाबूजी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी और राम इस फैक्ट्री को संभाल रहा था और उससे मेरा रोज आमना सामना होता था। एक दिन उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, पर मैं तो आपका अकाउंट देखती हूँ, मैं सेक्रेटरी कैसे? पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझे ऑर्डर दिया कि अगर यहाँ नौकरी करनी है तो सिर्फ सेक्रेटरी। फिर क्या था, मैं उसकी सेक्रेटरी बन गई। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाई और मुझे अपने प्यार में फंसाया। मेरे परिवार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उसके साथ बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने एक दिन कहा कि राम, चलो हम शादी कर लें, अपने परिवार को सब कुछ बता दें। वो जोर जोर से हंसने लगा। शादी? व्हाट शादी? तुमसे शादी? वो तो तुम मुझे बहुत सुंदर लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था। टेस्ट? ये क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। व्हाट नॉनसेंस! ये तुम इंडियन कहानी मुझे सुना रही हो। ये ओनली रिलेशन था। तुम इंडियन लड़कियां तो पागल होती हैं। ये सब सुनकर मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मैं पागलों की तरह रो रही थी, पर उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ। और जब मेरे परिवार को पता चला, तो ये सुनते ही बाबूजी को अटैक आ गया और माँ, वो भी इस दुनिया से चली गई। और उनके गम में थोड़े दिन बाद माँ भी चली गई। मेरी छोटी बहन का रिश्ता टूट गया, जिसने सुसाइड कर ली। और मेरा भाई, जो मुझे छोड़कर विदेश चला गया। और इस तरह उस शैतान के कारण मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया और उसके खिलाफ मैं कुछ भी ना कर पाई, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत थी। और मैं वो शहर छोड़कर यहाँ आ गई और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश मैं बार बार बच गई। मैं ऐसी मनहूस लड़की हूँ जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। और मैं अपनी सुंदरता को कोसती हूँ कि सब मेरी बाहरी सुंदरता पर मरते हैं, कोई मेरे मन को नहीं समझता। जहाँ भी जाती हूँ, सब मेरे तन को निहारते हैं, कोई मेरे मन को जानने की कोशिश नहीं करता। यही है मेरी जिंदगी की हकीकत। ये सब सुनकर राहुल ने कहा, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। इतनी भयानक परिस्थिति में भी तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और अकेली जिंदगी जी रही हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो मैं तुम जैसी लड़की को मन से को समझना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी सुंदरता से इम्प्रेस हूँ, तो तुम मना कर सकती हो। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं समझ गया था कि उसकी हाँ के आंसू हैं।